हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर 9 पढ़ेंगे और औद्योगिक क्रांति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पिछले वाली वीडियो मैंने जो है आपको बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह जो है औद्योगिक क्रांति यूरोप के अंदर और यूरोप के अंदर भी ब्रिटेन के अंदर शुरू हुई। तो अब हम आगे चलते हैं, इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ाते हैं इस विषय को। देखिए आप, तो चीनियों ने जो है औपनिवेशिक शोषण का या अपने नौकरशाह सामंत वर्ग का या प्रतिरोध, किसान विद्रोह, सुधार और हम देखें क्रांति के जरिए भी किया। तो 1930 के दशक में शुरुआती मामलों में जो है चीनी सामंतवादी पार्टियां, जिसकी ताकत किसानों में थी ना औपनिवेशिकों का, और देशों के जो है कुलीन वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, राष्ट्रवादियों का सामना करना शुरू कर दिया। यानी अब जो राष्ट्रवादी जो है इन सभी का सामंतवादी या कुलीन वर्ग का जो है वो विरोध कर रहा है, और उन्होंने अपने विचार से देश में चुने हुए हिस्सों में जो है आजमाने शुरू कर दिया। और उनकी सामंतवादी जो है विचारधारा भूमि सुधारों पर जोर दिया, महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता में 1949 के अंदर जो है विदेशी उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादी को उखाड़ फेंकने के लिए मदद भी की गई विरोधियों को। तो एक बार सत्ता में आने के बाद असमानताएं घटने और शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता बनाने में सफल रहे। तो यदि हम देखें तो इसके बावजूद देश के एक पार्टी के बीच में राज्य प्रायोजित दमन 1960 के अंदर हम देखें तो इस तरह से ये काम चलते रहे, राजनीतिक इकाइयाँ व्यवस्थाएँ बनी रही। तो हम देखते हैं कि राज्य में जो है साम्यवादी देखें पार्टी काफ़ी हद तक जो है देश पर अपना नियंत्रण रख पाई। और क्योंकि बाज़ार के कुछ सिद्धांतों को हम देखें तो बाज़ार के कुछ सिद्धांतों को अपनाकर खुद को जो है पुनराविष्कार भी किया जाए, और आर्थिक शक्ति में जो है वो कुछ सिद्धांतों को जो है तब्दील करने के लिए कड़ी मेहनत भी की है। तो यदि हम देखते हैं तो विभिन्न देशों में जो है आधुनिकता को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है, और अलग अलग तरीके से जो प्राप्त करने की कोशिश भी की जा सकती है। तो हर रास्ता अपनी परिस्थिति और विचारों की कहानी, एक नई कहानी पेश करता है, और इस भाग में कहानी कुछ पहलुओं पर आपका जो है परिचय हम करवाएंगे। तो हमने कालक्रम चक्र 4 यानी लगभग जो है 1700 से 2000 के बीच के अंदर हमने ये चर्चा करी है। 1700 से 2000 ये क्या है? कालक्रम 4 यानी हमने हर एक जो है शताब्दी को हमने जो है बांट दिया है 1700 से लेकर 2000 के। तो ये काल रेखा आपको ये बताएगी कि पिछले 300 वर्षों में दुनिया ने अलग अलग जो है भागों में क्या घटित हो रहा था, और किस प्रकार विभिन्न देशों के लोग जो है हमारे आधुनिक विश्व के निर्माण में क्या योगदान कर रहे थे। आपको ये विश्व में पिछली शताब्दी में कुछ अफ्रीका के दास व्यापार, और दक्षिणी अफ्रीका में जो है रंगभेद की स्थापना, और यूरोप में जो है सामाजिक हम देखें सामाजिक आंदोलन के राष्ट्रों के निर्माण में, और उसके अलावा जो है सामरिक शक्तियों के विस्तार, औपनिवेशिक प्रक्रिया, जनजातीय उपनिवेश विरोधी आंदोलन में विशेष जो है योगदान दिया। ये आपको जो है कुछ उन अन्वेषणों और प्रौद्योगिकी विकास के में भी जानकारी देगा जो आधुनिकता संबंधी विचारों के सहयोगी रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जैसा कि सभी काल रेखाओं के साथ हुआ है, और काल रेखा कुछ तिथियों पर प्रकाश डालती है, तो आप उसके अलावा कुछ तिथियां जो है महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे, और इन तिथियों का चलन जो है तिथियों को भी जानना पड़ेगा। तो इनसे पता लगता है कि क्यों विभिन्न जो है समय के अंदर जो है ये घटनाएं घटी, ये कालक्रम हुआ, इसके बारे में जो है आज हम जानकारी लेंगे। देखिए आगे आप इस वीडियो के अंदर देखिए, अब आगे चलते हैं इसके अंदर। तो ब्रिटेन में जो है 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच में उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ, उसमें प्रथम जो है औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। तो इस क्रांति में ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव हुए, और बाद में यूरोप के देशों में और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे जो है परिवर्तन हुए, जिनमें इन परिवर्तनों को उन लोगों, देशों और विशेष समाज के जो है अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। और अब कालक्रम 4 के अंदर हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक क्रांति के चैप्टर को, चैप्टर नंबर 9 को हम शुरू कर रहे हैं आज। देखिए आप, तो ब्रिटेन में औद्योगिक विकास का चरण जो है नई मशीनों और तकनीकों का गहराई से जुड़ा हुआ था, और इन मशीनों और जो है तकनीकों से पहले के हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया है। यानी पहले जो है हथकरघा या जो है हाथ चलित जो मशीनें हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल काफ़ी छोटे पैमाने पर हो रहा है, पर अब जब पूर्णतः सारा काम जो है मशीनों से हो रहा है तो इसमें भारी जो है बदलाव आए, ठीक है। और ब्रिटेन के उद्योग में शक्ति को एक नए स्रोत के रूप में देखा जाने लगा, और भाप
का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा और इस प्रयोग से जहाज़ों, रेलगाड़ियों, परिवहनों की गति को अधिक तेज कर दिया। और जिन आविष्कारों तथा व्यापारियों ने अपने प्रतिदिन में आने वाले योगदान दिया था उसमें बहुत से लोग जो है व्यक्तिगत रूप से जो ना तो भगवान धनवान थे और ना ही वो बुनियादी विज्ञानों और भौतिकी तथा रसायन में शिक्षित थे। जैसा कि उनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने जो है पृष्ठभूमि भी तैयार करी है, देखें आगे आप। तो आगे चलकर जो है औद्योगिकरण का वजह से जो है कुछ लोग जो है समृद्ध हो गए और पर इसके विपरीत जो है दौर लाखों लोग जो है काम करने की खराब और बदतर रहन सहन की परिस्थिति में जोड़कर जो है देखा जाता है। तो आगे हम देखते हैं इस औद्योगिक क्रांति के अंदर कि विकास तो हुआ पर कुछ जो है समस्याएं भी उत्पन्न होगी इस औद्योगिक क्रांति से, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो है यूरोपीय विद्वान जैसे फ्रांस में जॉर्जेस मिशले, ठीक है, तो फ्रांस में जो व्यक्ति है, ठीक है, जॉर्जेस मिशले, मिशले, ठीक है, ये देखिए आप, जॉर्जेस मिशले जो है फ्रांस के अंदर जो व्यक्ति है जॉर्जेस मिशले, और जर्मनी की जो है फ्रेडरिक एंजल, ठीक है, फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक एंजल्स, ये फ्रांस के विद्वान हैं और ये जर्मनी के, ठीक है। तो इन विद्वानों ने जो है इसका उपयोग किया औद्योगिक क्रांति शब्द का। तो अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक और शास्त्री जो है अर्नोल्ड टॉयनबी, ठीक है, अर्नोल्ड टॉयनबी, अर्नोल्ड टॉयनबी, ठीक है, अर्नोल्ड टॉयनबी ने जो है इस का इस्तेमाल किया अंग्रेजी के अंदर, ठीक है। तो इन परिवर्तनों का जो वर्णन करने के लिए अगर हम देखें तो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में जो है 1760 से लेकर जो है 1720 के बीच में हुआ और इस दौरान ब्रिटेन में जो है जॉर्ज द्वितीय का शासन था। यानी उस समय जब ये औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो उस समय जो है जो जॉर्ज द्वितीय, ब्रिटेन का जो राजा है जॉर्ज द्वितीय थर्ड, उसका उस समय शासनकाल था जॉर्ज थर्ड का, द्वितीय का, ठीक है, जब जिस समय और ब्रिटेन के अंदर ये औद्योगिक क्रांति हो रही थी। तो उनके व्याख्यान उनकी जो है असामयिक मृत्यु के बाद में जो 1884 के में एक पुस्तक में रूप में प्रकाशित हुआ जिनका नाम था लेक्चर देखें ऑन दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस इन इंग्लैंड। तो इसके बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है इस किताब से कि किस तरह जो है उद्योग का विकास हुआ इंग्लैंड के अंदर। तो परवर्ती इतिहासकार T.S. एस्टन और पाल मत्तू और एरिक हॉप जॉन नाम के जो व्यक्ति है टॉयनबी के विचार से प्रभावित थे और 1780 के दशक में से लेकर 1820 के दौरान जो है कपास, लोहा उद्योग, कोयला उद्योग, सड़क, नहरों का निर्माण, विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय जो है आर्थिक प्रगति हुई। और एस्टन ने तो औद्योगिक क्रांति का उत्सव भी मनाया है। और जब इंग्लैंड छोटी जो है मशीनों से कल पुर्जों की बाढ़ में मानो आत्मविश्वासी या अपलप्वित हो गया था। तो आइए अब ब्रिटेन ही क्यों, यानी औद्योगिक क्रांति के अंदर जो है ब्रिटेन ही क्यों, यानी ब्रिटेन में ही क्यों औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। क्यों इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन के अंदर जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई पूरे विश्व के अंदर, तो उसे कुछ तर्क देखिए। ब्रिटेन पहला देश था जिसमें जो है सर्वप्रथम जो है आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव भी किया गया। और 17वीं शताब्दी में राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें सुदृढ़ और संतुलित रहा और उसके तीनों हिस्सों में जो है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड पर एक ही राजतंत्र यानी एक सम्राट का एक छत्र शासन था। यानी जो कह रहा है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू क्यों, क्योंकि वहाँ पर इन 3 बड़े इलाकों में केवल एक ही राजा का अधिकार था, ठीक है। और ये राजा जो है अपनी बागडोर जो संभाला हुआ था इस क्षेत्र की। तो उसके बाद देखते हैं हम, तो इसका अर्थ ये था कि संपूर्ण राज्य में जो एक ही कानून व्यवस्था जिसका सिक्का और एक ही प्रकार की व्यवस्था थी, यानी एक ही सिक्का यानी एक ही मुद्रा थी, एक ही शासन व्यवस्था थी इन तीनों राज्यों के अंदर। और काफ़ी इस कारण जो है ब्रिटेन में जो है काफ़ी सुदृढ़ स्थिति में आ गया। और हम देखें तो इस बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, यानी जो है हम देखें तो अपने इलाकों से होकर गुजरने वाले कोई भी जो है कर नहीं लगा सकते थे जिसकी उसकी कीमत बढ़ जाती थी, ठीक है।
तो 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जो है यदि हम देखें तो मुद्रा का प्रयोग विनिमय यानी जो है आदान प्रदान के माध्यम से व्यापक रूप से होने लगा। यानी 17वीं शताब्दी के आसपास जो है अब व्यापार जो है मुद्रा के आधार पर हो रहा है, ठीक है, आदान प्रदान हो रहा है। तो देखें हम, तो जब बहुत से लोग अपनी जो है देखें वस्तुओं को के बजाय मजदूरी और वेतन के रूप में जो है पाने लगे और इस लोगों को अपनी आमदनी के में चर्चा के लिए जो है अधिक विकल्प प्राप्त हो गए और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का जो है विकास हो गया। तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक आर्थिक जो है परिवर्तन, ठीक है, एक आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा और इसके बाद में जो है इसे कृषि क्रांति भी कहा गया। यानी जब वो विकास होता है तो कृषि क्रांति भी कहा गया। कैसे कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्वारा जो है बड़े जमींदारों ने अपनी जो है देखें, ठीक है, अपनी संपत्तियों को के आसपास के छोटे छोटे खेतों यानी फार्म में बांट दिया और फिर उसके बाद गांव के सार्वजनिक ज़मीनों को जो है अलग जो है छोटे छोटे में चकबंदी कर दी और उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी जो है भू संपदा बना ली और इससे खाद्य उत्पादन की वृद्धि होने लगी और फिर इस वृद्धि से जो है किसानों को और सार्वजनिक जो है खाद्य आपूर्ति जो है पूरी होने लगी और इस तरह से जो है पशुपालकों चरवाहों को जो है तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसमें अधिकांश लोग जो हैं उनकी स्थिति दयनीय होगी। तो इस तरह औद्योगिक क्रांति के साथ साथ जो कृषि क्रांति हुई यानी कुछ जमींदारों ने जो है अपनी भूमि को जो है किसानों को दे दिया, किराए पर चकबंदी कर दी ताकि वो काफ़ी अधिक मुनाफा कमा सकें, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है, हम आगे बढ़ते हैं, शहर व्यापार और वित्त धन, ठीक है। तो यदि हम देखें तो 18वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत से क्षेत्र जो है शहर क्षेत्रफल और आबादी दोनों ही की दिशा से बढ़ने लगे और यूरोप के जो है जिन 19 शहरों में आबादी जिनमें 1750 से लेकर 1800 के बीच में दोगुनी हो गई थी, उसमें जो है 11वां ब्रिटेन में 11 जो है ब्रिटेन के अंदर थे शहर। तो इस तरह से देखें हम किस तरह से जो है विकास हो रहा है। तो आगे देखते हैं इसके अंदर और कि ब्रिटेन के जो है अटलांटिक पत्तों पर आ गया, उसके बाद जो है लंदन में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की में क्रय शक्ति का प्रधान स्रोत के रूप में जो है एम्स टाइम्स का स्थान ले लिया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है हम देखें तो लंदन, इंग्लैंड, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ के स्थापित जो है त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र बन गया और धीरे धीरे जो है अब व्यापार होने लगा यूरोप, अमेरिका और एशिया या फिर अफ्रीका, एक त्रिकोणीय जो है व्यापार समिति बन गई और धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। कच्चा माल जो है और खाड़ी देशों से या पानी के जहाज़ों के द्वारा जो है यूरोप तक पहुंच रहा है और धीरे धीरे जो है रेल मार्ग का प्रसार होने के कारण, जलमार्ग का परिवहन का प्रसार होने के कारण, विकास होने के कारण जो है अब यूरोप में जो है हर महाद्वीप से जो है कच्चा माल इंग्लैंड यानी ब्रिटेन जाने लगा। तो इस तरह से जो है अब क्या हो रहा है वहाँ पर, तो हम देखें 1724 में जो है इंग्लैंड के पास नदियों के जरिए जो है लगभग 1160 मील लंबा जलमार्ग था जिसमें नौकाएं संचालित थी, ठीक है। और पहाड़ी इलाकों को छोड़कर देश में अधिकतर जो स्थान नदियों से अधिक जो है 15 मील की दूरी पर थे, जबकि इंग्लैंड के नदियों के समान जो है नौसंचालन भाग समुद्र में से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से देखो आप कि वहाँ की जो है इंग्लैंड की जो स्थिति है वहाँ पर नदियों के कारण जो है वहाँ पर सामरिक स्थिति और महत्वपूर्ण हो गई, जहाँ जो समुद्र से जो है माल नदियों से होता हुआ फैक्ट्रियों तक, शहरों तक या उत्पादन इकाई तक, केंद्र तक पहुँच रहा था। तो इस तरह से जो है औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला उसकी सामरिक स्थिति के कारण, नदियों के कारण। तो हमने देखा किस तरह से जो ये विकास कार्य शुरू हो रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ पर जितने भी जो जल पोत थे, ठीक है, इसलिए नदी पोतों के जरिए ढोया जाने वाला जितना भी जो समुद्र तटीय जहाज़ों में से जिन्हें तटपोट भी कहा जाता था कि आसानी से लाया जाता था, सौंपा जा सकता था और 1800 में इन कोस्टर तटपोतों पर काम करने वाले नाविकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। यानी धीरे धीरे जो है अब लोगों को तट के आसपास जो है रोजगार मिल रहा है और वहाँ पर जो है 1 लाख से अधिक जो है ये काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगी। तो देश की वित्तीय प्रणाली केंद्र जो था वो था बैंक ऑफ इंग्लैंड, 1994 में स्थापित था, ठीक है, 1694 बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो 1694 में जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई और यहाँ पर इंग्लैंड में कुल मिलाकर जो ऐसे 100 से अधिक जो है प्रांतीय बैंक थे। इसमें अगले 10 वर्षों में जो है इनकी संख्या बढ़कर 3 गुनी हो गई और फिर देखिए 1820 के दशक में प्रांतों में 600 से अधिक बैंक थे। और हम देखें तो अकेले लंदन में 100 से अधिक जो है बैंक व्यवस्था प्रणाली थी। तो बड़े बड़े औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए जो है, चलाने के लिए जो है आवश्यक वित्तीय साधन उन्हीं बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे। तो धीरे धीरे जब व्यापारिक गतिविधि होने लगी तो मुद्रा का विकास हुआ और मुद्रा जब बढ़ने लगी तो धीरे धीरे जो है वित्तीय प्रणाली में जिसमें बैंक आते हैं उसको शामिल कर लिया गया।
तो 1880 के दशक में जो है 1850 के दशक तक ब्रिटेन में जो अधिग्रहण हुआ, उसके बाद कुछ कारण ऊपर बताए जा चुके हैं और गांव में जो है उनके लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए और बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित होने लगे। और धीरे धीरे देखो आप गांव से आए लोग जो है, अनेक गरीब लोग जो है नगरों में काम करने के लिए जो है उत्सुक होने लगे, आकर्षित होने लगे। ठीक है, उसके बाद देखो आप हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है परिवहन की व्यवस्था भी अच्छी होने लगी। अब दूरस्थ इलाकों से जो है मजदूर जो है काम करने के लिए शहरों का काफ़ी लंबा मील या किलोमीटर का रास्ता वो तय कर रहे हैं, क्योंकि अब परिवहन में जो है दिक्कत नहीं आने लगी, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, परिवहन में कोई दुविधा नहीं हो रही है, सस्ता परिवहन उपलब्ध हो रहा है फैक्ट्री तक जाने के लिए, शहरों तक जाने के लिए। तो देखिए आगे हम देखते हैं तो प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का श्रृंखला जिसके उत्पादन में स्तरों में अचानक वृद्धि कर दी और एक नया परिवर्तन तंत्र को जो रेल मार्ग के निर्माण से तैयार हो गया था। तो इन दोनों ही विकास कर्मों के मामले यदि हम देखें तो बीच में का समय जो सावधानीपूर्वक देखा जाए तो ये पता चलता है कि विकास कर्मों, ठीक है, और उनके व्यापक इस्तेमाल के बीच में दशकों का अंतराल रहा है। इसलिए हम देखें कोई ना ये समझ ना सका है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है कोई नया आविष्कार होती है उद्योग में तत्काल उसका प्रभाव शुरू हो गया। यानी जो समय था बीच का, जब उसमें क्या हो रहा था, केवल आविष्कार, और जैसे ही आविष्कार हुआ, आविष्कार होते ही जो है जर्मनी में इंग्लैंड के अंदर जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो 18वीं शताब्दी में कुल मिलाकर जो है हम देखो 26,000 यानी 18वीं शताब्दी में जो है 26,000 से अधिक क्या हुए आविष्कार। ये लो साहब, तो 26,000 जो है आविष्कार हुए, इसमें से आधे से अधिक जो है आविष्कार 1782 से 1800 के मध्य रहता है। यानी जो आविष्कार हुए 1782 से 1800 शताब्दी के मध्य, इस समय ये जो है आविष्कार हुए। यानी आविष्कारों के कारण जो है अनेक परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों में जो है केवल 4 बड़े जो परिवर्तन अर्थात लौह उद्योग का रूपांतरण, कपास का, कताई का, बुनाई का, भाप की शक्ति का विकास और रेल मार्ग की शुरुआत थी। यानी इस समय जो है जो 4 बड़े जो आविष्कार थे वो था लौह उद्योग, कपास उद्योग, ठीक है, उसके बाद भाप का आविष्कार और फिर रेल। उस समय 4 बड़े आविष्कार थे जिसने जो है ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर जो है क्रांति ला दी, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कर दी। तो इस तरह से जो है इस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है लंदन के अंदर जो है औद्योगिक क्रांति क्यों शुरू हुई, ठीक है, उसके पीछे कुछ कारण थे। ये कारण मैंने आपको बता दिए हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड है, कुछ आविष्कार हैं और कुछ आधुनिक तकनीक हैं, कुछ जो व्यक्ति इन्होंने जो है इसको औद्योगिक क्रांति को जो है बढ़ावा दिया। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में जो है कोयले और लोहे के बारे में हम अध्ययन करेंगे, कैसे जो है कोयले और लोहे के उद्योग में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।